ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 से कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलर मास इज 62 ग्राम पर मोल, मस्ट बी एडेड टू 5.5 किलोग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन किलो जूल पर मोल। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो हमारा क्या है सॉल्यूट, उसका मास निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला, कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला है क्वेश्चन, तो हमको डेल TF का क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई डेल TF का फॉर्मूला? कौन सा M? स्मॉल m, बस यही होता है। एक और फॉर्मूला है डेल TF इक्वल टू T नॉट F माइनस कौन सा फॉर्मूला बोलते हो यार? W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1, ये कौन सा फॉर्मूला बता रहे हो आप लोग? आपको मास निकालना है ना। W2 M2 तो आना ही चाहिए, और W2 यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और W1 क्या होगा, सॉल्वेंट। सो W1 सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है आपको? 62 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा? सॉल्वेंट का 5.50 किलोग्राम, ये दिया हुआ है ना। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है ना। W1 जो W1 लेते हैं हम उसको सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, और W2 किसके लिए लेते हैं, सॉल्यूट के लिए। अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 5.50 किलोग्राम, ठीक है। अब M2 और ये W2 हमको निकालना है। M2 कितना गिवन है आपको? 62 ग्राम, है ना। उसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं आप लोग, नहीं वो ग्राम में ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग 1000 कर रहे हैं तो वो ग्राम में ही रहता है। हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ डेल TF निकाल लो पहले। क्या होता है डेल TF? 0 माइनस 10 हो जाएगा। क्या होता है डेल TF? T नॉट माइनस T नॉट, अच्छा T नॉट F माइनस TF, ठीक है। T नॉट F मतलब जो स्टैंडर्ड वाटर का जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ये क्या है, जो सॉल्यूशन बन गया है उसका कितना फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जो प्योर जो वाटर था उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0, ठीक है, और सॉल्यूशन का कितना हो गया है, -10, तो वो रखेंगे हम लोग, ठीक। सो यहाँ से TF निकल गया मेरा 10, ठीक है। अब 10 निकल गया, W2 निकालना है, M2 हमारा दिया हुआ है 62, ठीक। सारी वैल्यूज पुट करो। हाँ क्या चीज़? इसको तो कुछ नहीं करेंगे, और ये M2 जो है हमेशा ग्राम में ही रहेगा, ठीक है। ये W2 kg में ही आ जाएगा आपका आंसर। नहीं हटेगा, क्यों हटेगा? अच्छा W1, ओह सॉरी, हाँ ये इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। कितना आ जाएगा ग्राम में कन्वर्ट करेंगे? 2 0 हट जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करो। डेल TF कितना है हमारा 10, KF कितना दिया हुआ है 1.86, ठीक। W2 हमको निकालना है इंटू 1000, M2 कितना गिवन था 62, और W1 कितना गिवन है 550 ठीक लिखा है ना। एक और 0 आएगा, ठीक। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो W2 आ जाएगा। W2 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, W2 इज इक्वल टू 10 इंटू
62 इंटू 5550 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 1000। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। नहीं, अच्छा कितना आ रहा है? 3600 3630 और 186। ठीक, अब इसको डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है? ये वाला पक्का? कितना आ रहा है? कैसा आ रहा है तुम्हारा? मेरा तो 3410 आ रहा है। मेरा तो 3410 आ रहा है क्या आप लोगों का? है ना? 341 ये 0 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ये तो हुआ है ना? यही आएगा क्या? 62 इंटू 50। अभी देखो मैं फिर से करती हूँ कहाँ गलती है बस। 5 2 10, 6 5 30 और ये जाएगा 31। इतना ही तो नीचे भी आएगा क्या? हाँ, कितना है? हाँ करेक्ट है, 1833.33 ग्राम। ठीक है, सो किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1.8 किलोग्राम आ जाएगा। पहले ना सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आया है आपका 2 नंबर का है, ये नहीं 28वां क्वेश्चन, हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। ये पढ़े थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। पहला था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्यूट जो है हमारे। ठीक है, अगर 2 प्योर सॉल्यूट हैं A और B और उसका सॉल्यूशन बना रहे थे हम लोग, तो वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा था? कम हो जा रहा था। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो कितना कम होता है? ठीक, कितना लोअर प्रेशर कम होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लो, RLVP, हेडिंग डालो RLVP। इसका फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले में आप लोगों को बोल रहे थे ना प्रॉब्लम हो रही है करके, P0A माइनस PA डिवाइड बाय P0A इक्वल्स टू जीटा या XB। और फिर इससे XB जो है क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B है ना। अगर फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ B जैसे निकालते हैं उसका पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे तो फाइनली जो MB है, व्हाट इज MB? सॉल्यूट वाला मास। आप इसको 2 भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन अभी इससे कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को इसी में डाउट है बोल रहे थे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। RLVP, अच्छा थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इससे थ्योरी क्या आ सकता है? एक तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पे थ्योरी आ सकती है, उन पे डिफरेंस लिखना और उनका ग्राफ जो था। हाँ, और दूसरा जो है एजियोट्रॉप्स में जो था, एक तो था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग। उसके एग्जाम्पल्स याद रखना 2 कम से कम। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग के और मैक्सिमम बॉइलिंग के। ठीक, डेरिवेशन जनरली नहीं आते, जो हमने डेरिवेशंस अगर किए होंगे तो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक, चलो एक क्वेश्चन लें।
या न्यूमेरिकल्स ज़्यादा जनरली आते हैं। Vapor pressures of pure liquid A and B are vapor pressures of pure liquid A and B are 450 millimeter and 700 millimeter. Of Hg respectively at 350 Kelvin. Of Hg respectively at 350 Kelvin. Calculate the composition of liquid mixture if total pressure is 600 mm of Hg हाँ एक मिनट क्या था, if the total pressure is 600 mm of Hg, also find the composition of the mixture in vapor phase. Also find the composition of the mixture in vapor phase. मतलब कंपोजिशन निकालना है, इसका मतलब क्या है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, मतलब उसमें कितना परसेंट आपका कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूशन में और बी का कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन के लिए हम लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर जनरली हम जब बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम निकाल लिए ए का और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है उस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ए लिक्विड है और एक बी लिक्विड है, ठीक है, प्योर लिक्विड से उन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया है, सॉल्यूशन। ठीक है, हमको क्या पता करना है कि उस सॉल्यूशन में कितना परसेंट या ए का कंसंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूशन में और बी का कंसंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूशन में, हमको ये पता करना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को हम किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं, एक्स बी के टर्म में। क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और उसके बाद हम इसी से 1 को माइनस कर दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या, यस। तो चलिए निकालिए, क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिखो ना भाई। आपको क्या दिया हुआ है, पी नॉट ए और पी नॉट बी गिवन है। पी नॉट ए क्या है, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, और पी नॉट बी क्या होता है, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। यहाँ से नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन। P इज इक्वल्स टू ये वाला पढ़े हैं क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक है ना, अब एक्स ए को या एक्स बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो P दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, पी नॉट ए भी गिवन है, पी नॉट बी नहीं गिवन, इससे एक्स बी निकल जाएगा, एक्स बी या फिर कोई भी एक्स ए निकाल लो और फिर वहाँ से दूसरा वाला टर्म निकाल लो, निकाल लोगे। तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये कौन सा लॉ था, इसका नाम क्या था, इस लॉ, राउल्ट्स लॉ है ना, राउल्ट लॉ पढ़ा था ना हमने, तो वहाँ से निकलेगा राउल्ट्स लॉ से ये। हाँ, आप एक्स बी को एक्स ए के टर्म में लिख दो ना, ये होता है ना भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टोटल क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल। किसी सॉल्यूशन में अगर ए और बी 2 हैं तो दोनों का कंसंट्रेशन मिला के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू रख दो और एक चीज़ निकालो, एक्स से निकाल लो या फिर एक्स बी निकालो, क्योंकि ये और ये क्या है आपको गिवन है कि नहीं।
पी ए, व्हाट इज दी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 600 650 है, 600 mm ऑफ Hg है, ठीक है। पी नॉट ए कितना गिवन है आपको? 450 है ना mm ऑफ Hg। और पी नॉट बी कितना गिवन है आपको? 700। तो राउल्ट्स लॉ से फिर आपको एक्स ए और एक्स बी मतलब आपको कंपोजिशन मिल जाएगा हमारे सॉल्यूशन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। आ गया क्या आंसर? कॉपी लाए हैं पुरानी वाली? 0.6 आ रहा है। किसका? बी का? XB। हाँ ठीक, बी का 0.6 आ रहा है, करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है इट इज 0.6। और XA का 0.2। हाँ करेक्ट, 1 से माइनस कर। नहीं आ रहा है आपका भूपेंद्र? कितना आ रहा है? यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। पी ए कितना है? 600 है ना। ये हो जाएगा 450 एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना है? 700। और एक्स बी को क्या लिख सकती हूँ मैं? 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व करो। 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए है। तो इसको अगर मैं इधर करूँ तो ये हो जाएगा -100 और ये कितना हो जाएगा? -150 250। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स ए हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 250, तो ये हो जाएगा 0.4। अब क्या क्या बोलता है? कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। सो वेपर फेज का कंपोजिशन के लिए क्या फॉर्मूला है? पी ए बाई पी टोटल, करेक्ट। आ गया क्या सबका ये? अब वेपर फेज का है ना, वेपर फेज की कंपोजिशन के लिए हमने अलग फॉर्मूला पढ़ा था। अगर वो आप कॉपी लाए होते तो, जैसे कि अपराजिता ने कॉपी लाई हुई है। सो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज अगर हमको निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? वाई ए है ना। उसको वाई ए से निकालते हैं हम लोग। एक्स ए एक्स बी क्या है? उसका लिक्विड फेज में है, और वेपर फेज में उसका कंपोजिशन के लिए हम वाई निकालते हैं। वाई भी एक मोल फ्रैक्शन ही है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला वाई ए का? पी ए बाई पी टोटल। ये जो पी टोटल है ना, ये पी टोटल कितना था मेरा? 600 नहीं 600 ही था। पी टोटल कितना था? 600। तो इसको पी टी लिख देते हैं अपन, ठीक। सो पी टोटल हमारा 600 था। पी ए निकालना है। पी नॉट ए दिया हुआ है। सो पी ए कैसे निकालते थे? एक्स ए इंटू पी नॉट ए। पी बी कैसे निकालते थे हम लोग? एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से पी ए पी बी निकालो, वाई ए और वाई बी में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वेपर फेज में उनका क्या कंसंट्रेशन है, समझ रहे हैं ना। देखो सॉल्यूशन बना है तो कुछ जो लिक्विड होंगे वो क्या होंगे? जैसे कि ए है, बी है, वो कुछ लिक्विड फेज में होंगे, है ना, इस तरीके से। और कुछ का वेपर बना होगा कि नहीं? होगा कि नहीं भाई? तो हमको वेपर फेज में क्या कंसंट्रेशन है वो भी निकालना था, और लिक्विड फेज में वो भी निकालना था। ओवरऑल पी ए 100 आ रहा है, नहीं पी ए 180 आ रहा है, पी बी का 420। पी ए मतलब क्या हुआ हमारा? एक्स से कितना हुआ है? 0.4 और ये है 450, तो सो मल्टीप्लाई करो ना। 180 आ गया, ठीक है, mm ऑफ Hg।
अब एक्स भी कितना आ रहा है हमारा 0.6 और ये कितना है 700, ठीक है ना, कितना आ रहा है ये, हाँ 420। तो वाई बी और वाई ए निकाल लो, 0.3 और वो 0.7, अगर एक 0.3 आ गया दूसरा क्या आएगा 0.7, 1 माइनस कर। सो वेपर फेज के कंपोजिशन के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, पी ए पी बी निकालना पड़ता है। तो वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है और ओवरऑल क्या कंपोजिशन है, ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर्स में आया हुआ है एक बार। ये एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, वैसे मैं क्लासरूम में कराई होंगी लगता है ये वाला। द वेपर फेज, आ गया क्या आंसर, बोलो अगला क्वेश्चन। द वेपर फेज ऑफ प्योर बेंजीन, है ना, करना है फिर से, कर लो, चलो भूल गए होगे, हाँ वही है। द वेपर फेज ऑफ ए प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कौन, ठीक है, बुक में भी है तो देख लो आप। कौन सा एग्जाम्पल है बुक का, एग्जाम्पल नंबर 2.6। फिर मैं क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं सीधा पढ़ दे रही हूँ। द वेपर फेज ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ठीक है। तो प्योर बेंजीन का बता रहा है, मतलब वो क्या हो गया हमारा P0A, ठीक है। A non-volatile 9 electrolyte solid weighing 0.50 gram is added to 39 gram of benzene, ठीक है। हमको और पता चल गया कि हमने उसमें एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट डाल दिया है जिसका मास क्या है 0.5 ग्राम, ठीक। सो सॉल्यूट का मास कितना है 0.50 ग्राम। बेंजीन का कितना है, Ma कितना हो जाएगा, बेंजीन का भी दिया हुआ है आपको 36 ग्राम दिया है कि नहीं, 39 ग्राम, सॉरी वेट है तो इसको अपन W से डिनोट करते हैं वेट को। 39 ग्राम किसका है, बेंजीन का, ठीक है। तो A और B हमको पता चल गया। मोलर मास भी दिया हुआ है, मोलर मास मतलब M से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है, ठीक है। Ma कितना दिया हुआ है हमारा 78, A मतलब सॉल्वेंट समझ लेना और B मतलब सॉल्यूट, ठीक है। तो A और B के नोटेशन को याद रखेंगे आप लोग। द वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845, ठीक है। मतलब जो हमारा PA है वो कितना है 0. ठीक। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, MB निकालना है, ठीक। और क्या दिया हुआ था, P0A भी तो दिया हुआ था। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है P0A 0 पॉइंट कितना बार था, ठीक। सो P0A दिया हुआ है, PA दिया हुआ है, WB WA MA MB। M मतलब होता है मोलर, है ना, और इसको हम लिखते हैं जो गिवन मास रहता है उसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। A मतलब सॉल्वेंट हो गया और B मतलब सॉल्यूट हो गया, ठीक है। अब कोई भी नोटेशन 1 2 भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो, है ना। 1 मतलब सॉल्वेंट ले लो और 2 मतलब सॉल्यूट ले लो, ठीक है। कुछ भी नोटेशन लो पर आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। अब ये सब हमको डेटा पता चल गया, हम क्या करेंगे अब फॉर्मूला पुट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, क्योंकि इसमें डिप्रेशन पॉइंट तो नहीं है, इसमें वेपर प्रेशर में ही कमी आ रही है ना। पहले इतना वेपर प्रेशर था, अब वेपर प्रेशर इतना हो गया है, समझ रहे ना। जब प्योर बेंजीन था तो वेपर प्रेशर कितना था 0.850 बार,
पर उस बेंजीन में हमने सॉल्यूट मिला दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना कम हो गया? इतना हो गया, ठीक है ना। सो देयर इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम वो वाला फॉर्मूला जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी हमने लिखा उसको लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो हमको एम बी निकालना है। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है एम बी वाला, है ना। क्या था एम बी का फॉर्मूला? जस्ट अभी लिखे हो ना, लिखे हो ना, देखो क्या लिखे हो। ठीक, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे हैं, इसमें पुट कर दो, वैल्यू एम बी आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला डिफ़िकल्ट लगता है, यार पी नॉट ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप, है ना। डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए एम बी। अगर आपको वो ये वाला फॉर्मूला डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इस तरीके से भी याद करके यूज़ कर सकते हैं। पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ये जो है वो आर एल वी पी फैक्टर है। ये किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। हमको क्या निकालना है? एम बी निकालना है। अच्छा, ग्राफ बता दें क्या कि ग्राफ याद है किस तरीके से वॉल्यूम? हाँ 169, ठीक है ना। 170 169 क्या होता है? वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। छुट्टी हुई क्या? 12 बजे है। मैं आ रही हूँ 2 मिनट, मुझे टीचर्स से मीटिंग लेनी थी। 2 मिनट उनको कुछ बोलना है। आधा घंटा और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। राउल्ट्स लॉ पढ़ के आए हैं क्या? राउल्ट्स लॉ हमने 2 टाइप, क्यों नहीं पढ़ के आए भाई? ये तो इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ आता है सीधा, राउल्ट्स लॉ थ्योरी क्वेश्चन में राउल्ट्स लॉ भी आ सकता है कि राउल्ट्स लॉ क्या है, ठीक है ना। अगर थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो सीधा ये क्वेश्चन भी राउल्ट्स लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन। सो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें थ्योरी क्वेश्चंस नहीं है, बट हो सकता है कि राउल्ट्स लॉ स्टेट दी राउल्ट्स लॉ करके भी आ सकता है। और एक और लॉ था इसमें, क्या नाम था यार, हेनरीज लॉ, स्टेट द हेनरीज लॉ भी आ सकता है। तो थ्योरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं है आप लोगों को। कल तो टेस्ट लेंगे बोले ना, कब पढ़ोगे तो फिर लिख लो, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, है ना। राउल्ट्स लॉ को पढ़ना है, हेनरीज लॉ को पढ़ना है, और क्या बताएं, कल पूरा 30 मार्क्स का टेस्ट है। एजियोट्रॉप्स पढ़ना है मिनिमम, सबके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल प्लस डिफरेंस याद करना है। ठीक, तो ये है। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था भाई? जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? इट स्टेट्स दैट ईच कंपोनेंट इन पी ए इज इक्वल टू क्या होता था? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या होता था?
पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, उन दोनों का मिला के हमने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, सो उस सॉल्यूशन में ए का कितना वेपर प्रेशर होगा और बी का कितना वेपर प्रेशर होगा। ठीक, जैसे मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है ए, ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट ए। इसमें से कुछ है, इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं। तो इसके ये क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ कुछ वेपर्स बनेंगे इसके, है ना। तो कुछ वेपर्स हैं, वो वेपर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन दिस लिक्विड, और वो कौन सा जो प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वो क्या है, पी नॉट ए। अब एक दूसरा लिक्विड है, वो क्या है, पी नॉट बी है, पी बी है। ठीक है, बी है और वो कितना वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, पी बी, पी नॉट बी। अब इन दोनों को आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया जिसमें ए भी है और बी भी है। तो अब इस जो लिक्विड है बना, जो सॉल्यूशन बना, उसमें ए का भी वेपर होगा और क्या होगा, बी का भी होगा कि नहीं। तो अब जो ये जो सॉल्यूशन है उसमें पी और पी बी जो होगा, पी ए जो होगा इट विल बी द वेपर प्रेशर बाय दी ए, और पी बी क्या होगा, वेपर प्रेशर बाय दी बी। तो पी और पी बी कितना इक्वल होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी किसके इक्वल होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। समझ रहे हैं, पी नॉट ए क्या है और पी ए क्या है। पी नॉट ए मतलब प्योर सब्सटेंस कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, और पी ए मतलब उस सॉल्यूशन बनने के बाद जो है ए कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, पी नॉट ए और पी ए। क्लियर हो रहा है, पी नॉट ए और पी ए में डिफरेंस। पी नॉट ए मतलब प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, और पी ए मतलब जब इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना दिए तो उस सॉल्यूशन में ए कितना वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, उस सॉल्यूशन में बी का क्या प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। तो वो पी ए और पी बी से डिनोट करते हैं हम लोग, और उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कहाँ से पता चला हमको, राउल्ट्स लॉ से। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाता है, इन दोनों का सम। टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर अप्लाइड बाय दी ए, प्रेशर अप्लाइड बाय दी बी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इनका सम होगा। सो पी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, पी ए प्लस पी बी। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इसी से हम क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। इसका कर्व याद है आप लोगों को, कॉपी लेके आए हैं, क्यों नहीं लेके आए हैं? यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ क्या लिखते हैं, वेपर प्रेशर। ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इसमें एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। एक्स ए यहाँ पर कितना है, 1 है, और एक्स बी यहाँ पर 0 है इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है। ठीक, अगर सोचो एक्स ए 0 हो गया, मतलब एक्स बी कितना, यहाँ से एक्स बी 0 हो गया, इस वाले इक्वेशन में देखो एक्स बी 0 हो गया, तो पी टी किसके इक्वल हो गया, पी नॉट ए के, क्योंकि एक्स ए हमारा क्या है, 1 है। सो पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। पी नॉट ए सपोज यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, अब अगर एक्स ए 0 हो गया हमारा, ठीक है, सो पी टी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये सपोज हमारा पी नॉट बी है, इन दोनों को मिला दो तो हमको क्या मिलता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, पी ए और पी बी का ग्राफ। अभी हमने किसका बनाया, ये ग्राफ पी टी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, पी टी का। पी टी के लिए हमने क्या लिया, 2 पॉइंट लिए। एक ऐसा पॉइंट जिसमें मोल फ्रैक्शन ए का पूरा है, बी का मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, मतलब बी उसमें है ही नहीं, मतलब वो प्योर सॉल्यूशन बन गया ना, प्योर जो ए का सॉल्यूशन बन गया। तो उस केस में जो हमारा वेपर प्रेशर था वो पी नॉट ए के इक्वल हो गया, और उस केस में पी नॉट बी। अब हम इसके लिए बनाओ, ये किसका फॉर्मूला है, ये एक स्ट्रेट लाइन का है जिसका होता है y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि c है ही नहीं। c मतलब c क्या होता है, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, ये मतलब ये कहाँ से जारी होगी, ओरिजिन से जारी होगी ये लाइन। ठीक है, अगर y इक्वल टू एम एक्स का अगर हम लाइन खींचे तो वो इस तरीके से जाता है। ठीक, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो ये किस तरीके का लाइन बनेगा, इस तरीके से। और उसी तरीके से
ये हो जाएगा बी का, और ए के लिए हम खींचेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा। सो ए का है ये पी ए का ग्राफ हो गया, और ये पी बी के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसी में हम लोगों को क्या बनाना है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाना है। सो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, दिस इज फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है, जब हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल। ठीक है, जो पॉजिटिव मतलब ज़्यादा हो रहा है ना, पॉजिटिव डेविएशन, जो तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, तो उसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ज़्यादा हो गया है पीटी से ज़्यादा, तो दिस इज़ फॉर पॉजिटिव। और नेगेटिव हो गया मतलब उसका नीचे आ जाएगा टोटल प्रेशर, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो अगर आपको आइडियल का पता है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही पी ए पी बी में भी यही होगा। पॉजिटिव में क्या आएगा, ये अगर आइडियल के केस में है तो ऊपर आ जाएगा उससे, और ये अगर आइडियल के केस में है तो ये उससे ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन के केस में, और नेगेटिव डेविएशन के केस में उससे नीचे नीचे आएगा। कब होता है भाई पॉजिटिव डेविएशन, कब होता है, कब कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दो तीन उसके लिए पॉइंट लिखाए थे ना मैंने। नहीं नहीं, जैसे ये ए है, ठीक है, इनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक, वैसे एक बी है, उनके बीच भी आपस में जो है उनके बीच भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, आपस में जो ए अट्रैक्शन है, बी अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। अब आपने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन बना दिया, तो कुछ ए के रहेंगे कुछ बी के रहेंगे, पर ए और बी के बीच जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सॉल्यूबल नहीं है, मिसिबल नहीं है एक दूसरे पे सपोज। तो ए बी के इंट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम, उनके बीच कोई अच्छा बॉन्ड नहीं है, तो ईजिली ये किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर्स में, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं है इनके बीच स्ट्रॉन्ग। इनके बीच बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये इजीली वेपराइज नहीं होंगे। अब इनके बीच इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये ईजिली वेपर बन जाएंगे। इजीली वेपर बन जाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में क्या होता है, जो ए इंटरेक्शन है या बी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है। ए इंटरेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ए बी इंटरेक्शन। तो ए बी इंटरेक्शन कम है, इसलिए इजीली क्या बन गया, वेपर बन गया और वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो आइडियल से वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है हमारा। पर नेगेटिव के केस में क्या होगा, ए इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, बी इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, पर जो ए बी इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ठीक है, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया, तो अब इनका वेपर है वो बनेंगे नहीं और ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है क्या, जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं आप उनको मिला दो तो उनके बीच ना हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो वो जनरली से क्या होते हैं, वेपर नहीं होते हैं। जबकि एसीटोन जो खुद है वो बहुत जल्दी वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप एसीटोन मतलब जो आप नेल पेंट रिमूवर होता है ना, वो कितनी जल्दी उड़ जाता है ना, आप तुरंत उसको यूज़ करके उसका ढक्कन बंद करके रखते हो, पता है कि नहीं, ऐसा करते हो। तो यही दिक्कत है कि एसीटोन जो है उसको खुद जो बहुत जल्दी वेपर बन जाता है, पर अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी ऐसे ही बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है,
ठीक है, उसको इनहेल करने से आपको बेहोश हो सकते हो ना, तो वो भी बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है। और अगर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को दोनों को हम मिक्स कर दें तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो एक दूसरे को कस के पकड़ लेंगे तो वो वेपर्स में जल्दी नहीं बदलेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, सो इंटरेक्शन से आपको याद रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जो इनका इंटरेक्शन है वो बहुत कम ज़्यादा रहेगा। इंटरेक्शन ज़्यादा तो ये वेपर में जल्दी चेंज नहीं होते हैं, जबकि इनके बीच इंटरेक्शन कम है तो ये जल्दी वेपर में बन जाते हैं। तो उस केस में वो कैसा डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। और नेगेटिव डेविएशन में तो इसमें क्या हुआ, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए बी इंटरेक्शन, तो हमको क्या मिला, पॉजिटिव। और यही उल्टा हो जाए तो हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि ए भी अब बहुत ही हाइड्रोजन बॉन्ड हमको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो डाइपोल बॉन्ड है या जो कोई भी दूसरे बॉन्ड है, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हमारे पास दो सब्सटेंस और दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो ऑब्वियसली उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ठीक, सो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का याद रखना है आप लोगों को। अब देखो, क्योंकि इंटरेक्शन कम है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, तो नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसमें पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि अब पार्टिकल दूर दूर हो गए, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो यही दो इसके फिर क्या हो जाते हैं, यहीं से हमको क्या मिलता है, फिर इनके डिफरेंसेस मिलने लग जाते हैं। तो डिफरेंस याद रखना है, डेल एच जो है इस केस में पॉजिटिव होता है और इस केस में डेल एच नेगेटिव होता है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक है और ये वाला एक्सोथर्मिक है। वो डेल एच से ही पता चल जाएगा, एंडोथर्मिक डेल एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, डेल एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच इंटरेक्शन का क्या रिलेशन है। ठीक है, इंटरेक्शन से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, पर हो सकता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रहेगा, एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाते हैं, जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डिविएशंस। क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन बॉइलिंग कब होता है, अगर वेपर प्रेशर के, हमने बॉइलिंग पॉइंट का मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखाया था, जब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो हमारा बॉयल होने लगता है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अगर पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, वो जल्दी ही उसका क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन वाले दिखाते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो नेगेटिव। आपको ये रिलेशनशिप समझना है कि वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ये वाला रिलेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कहीं लिख लो, आप नोट कर लो। ठीक है, कि कम वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ज़्यादा वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ये एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि जब ये समझ में आएगा तभी आपको क्या समझ में आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन हो रहा था अभी तक तुम लोग मेरे को बताए नहीं हो भाई? सारे फॉर्मूले लिख लेना है ना। एलिवेशन इन टीबी, डेल टीबी क्या होता है, टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना। अब ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी प्योर सॉल्यूशन, एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसका आपको ऐसा ग्राफ ऐसा बताया होगा मैंने इस तरीके से, है ना। ये जो है हमारा सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो ये था हमारा डेल नॉट टीबी और ये क्या था, टीबी, और इनके बीच जो एलिवेशन हुआ है दैट इज डेल टीबी। कि कितना बढ़ गया, सपोज पहले सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, वाटर ही मान लो, वाटर का सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपने उसमें सॉल्ट मिला दिया तो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, सो ये वाला जो ग्राफ था इसको याद रखना, प्योर सॉल्वेंट का जो होगा वो अलग होगा और फिर सॉल्यूशन का अलग होगा। ठीक है,
तो बढ़ जाता है। तो यहाँ से डेल टी बी का फॉर्मूला निकल जाता है, डेल टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। हाँ, मेरे ख्याल से डायरेक्ट ग्राफ बनाने तो नहीं देता है कभी भी वो ना, वो 1 मार्क में वो 4-5 ग्राफ दे के कन्फ्यूज़ करने वाला काम जो है वो कर सकता है। हाँ, ग्राफ में वो दे सकता है, ठीक है। ये क्या है हमारा टेम्परेचर और ये क्या है वेपर प्रेशर। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसलिए मैंने उसको ऊपर बनाया है, ठीक है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको मैंने क्या बनाया है नीचे। और ये 1 atm है। जब जो है लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है तब वो क्या होता है, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कब? जब लिक्विड का प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर। तो ये लिक्विड का प्रेशर ऐसे से बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आया जब वो किसके बराबर हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन हो गया, मतलब सॉल्वेंट में हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया, तो अब उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ने लगा और एक पॉइंट ऐसा है जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक के, तब वो क्या होने लगा, बॉयल होने लगा। पर हमने क्या देखा कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, पर अगर उसको सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कितना बढ़ा, डेल टी बी, जिसका उसको कैसे निकालेंगे, टी बी माइनस टी बी नॉट करके, ठीक। और फाइनल टी बी का जो हम फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या होता है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम तो होता है, उसके बाद वो एम बी है, एम ए वाला बताओ ना पूरा, वो याद रखना है आपको। डब्ल्यू बी अपॉन एम ए एम बी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए याद रखना है आपको। पूछा क्या है, ठीक है, डेल टी बी क्या है, दैट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। और आपको क्वेश्चन में पूछता है कि भाई अगर एक सॉल्वेंट है, जैसे सपोज वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसमें कुछ मिला दिया, सपोज ग्लूकोज ही मिला दिया, सो ग्लूकोज को मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो आपको क्या निकालना है, टीबी निकालना है। टीबी नॉट गिवन है आपको, ठीक है ना। टीबी नॉट मतलब वाटर, प्योर वाटर का 100 डिग्री है तो उसमें ग्लूकोज मिला देंगे, तो ग्लूकोज मिलाने के बाद उसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो हमको क्या निकालना है, टीबी। तो उसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल टीबी। डेल टीबी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, क्योंकि ग्लूकोज का मास सब गिवन रहेगा आपको, ग्लूकोज का मास, वाटर का मास, सब कुछ गिवन रहेगा, ठीक है। वहाँ से ये सब निकाल के हम करेंगे। तो जनरली हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से ही आएगा कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही दिया होगा, ग्लूकोज वगैरह, क्योंकि वो जो वेंट ऑफ फैक्टर है जो हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं, शायद वो कोर्स में नहीं है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर बस गया। वेंट ऑफ फैक्टर तो इलेक्ट्रोलाइट से तो रिलेटेड है, हाँ हाँ, तो उसी में तो था डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट से ही तो आता है क्या वो, देख लेते हैं ना। क्योंकि एबनॉर्मल मोलर मासेस में ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था ग्लूकोज, यूरिया, ये सब पढ़ रहे थे, है ना। पर जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं लाइक NaCl, KCl, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, उसमें I लग जाता है, हाँ, उसमें फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये सब यूज़ हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में होता है। अगर वेंट ऑफ फैक्टर हट गया तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी हट गया है। बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। आपको 2-3 फॉर्मूले है ना, सबको एक जगह आपने शायद लिख लिया होगा, ठीक, सारे जो डेफिनेशन, हाँ, राउल्ट्स लॉ अच्छे से पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ अच्छे से याद कर लो, एकदम रट डालो, ठीक है। ऐसा समझो कि कल ही फाइनल एग्जाम है, इतना पढ़ डालो कि अब आप एग्जाम के टाइम ही सीधा पढ़ोगे ना तो भी आपके दिमाग में रहे, बार बार लिख के, है ना। फाइनल एग्जाम की तरह पढ़ोगे कि ये फाइनल ही है, कब एग्जाम की डेट आ जाए हमको नहीं पता, तो हमको प्रिपेयर रहना है। भले 10 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ो तो अच्छा है ना, टॉपर हो जाओगे, हो सकता है। तो कल फाइनल टेस्ट लेंगे और उसमें मैंने क्या क्या पढ़ना है बता दिया आपको। इंटरेक्शन से 1-2 क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिए थे, टेस्ट के क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों के पास, पिछले टेस्ट के रखे हो।
उसमें से भी हो सकता है मैं रिपीट कर दूँ क्वेश्चन। आपके पास तो होगा वो क्वेश्चन। क्यों नहीं होगा, मैं सबको वर्ड में बना के रखती हूँ। पहले मैं वर्ड में बनाती हूँ, उसके बाद गूगल फॉर्म में बनाती हूँ। है, ढूंढना पड़ेगा, पर है, सारे क्वेश्चन पेपर है और गूगल फॉर्म भी है सारे। ठीक, चलो ओके है ना। सो कल टेस्ट है, कल अच्छे से पढ़ के आएंगे। मैं यहीं पर बैठ के टेस्ट दिलवाऊँगी आप लोगों के। थैंक यू।